हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हैं और अभी मेंस की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड एनी डे नाउ। विद इन नेक्स्ट 7 to 10 days रिजल्ट विल बी देयर। सो हाई टाइम कि आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। देयर इज नो फन इन वेटिंग फॉर द एग्जाम। अगेन आई एम सेइंग दैट इफ यू स्कोरिंग मोर देन 40 यू हैव अ चांस एट क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जाम। और आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो आगे कितना टाइम मिलेगा। सपोज जितना टाइम पहले उन्होंने स्टिपुलेट किया था उतना भी मिलता है। सो यू माइट नॉट गेट इनफ टाइम और बाद में दे माइट बी सम रिग्रेट। ओके, सो with that in mind, let's start our today's discussion of answers. Let's start our today's question discussion. Okay, so first question, friends. It says the 73rd Constitutional Amendment Act is called as half baked cake. अध पका केक है, पूरी तरह से ये पका नहीं है। इट्स लेफ्ट समवेयर इन बिटवीन। जहां ये पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा नहीं है, और जहां है वो uh, इस टाइम के लिए इंडिया के लिए सही नहीं है। ओके, सो डिस्कस वेरियस लेक्यूनास। लेक्यूनास मतलब प्रॉब्लम्स, इश्यूज। ओके, इन द एक्ट दैट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो आपको पता ही होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इट वाज मेंट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और बेसिकली इसने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। ओके, सो अब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में ऐसी कौन सी चीजें रही, या उसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके कारण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे। सो स्ट्रेस जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे है। ओके, और उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है, बाकी चीजों के बारे में भी आप लिख सकते हैं जो वर्किंग में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट डिवोल्यूशन नहीं कर रही पावर की, ये इश्यूज हैं। बट इन इश्यूज पे स्ट्रेस करना है किस एंगल से कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन इश्यूज को कैसे पूरा नहीं होने दे रहा। ओके, सो सेकेंडली दूसरे चैलेंजेस क्या है पीआरआई जो फेस करते हैं, और कंक्लूजन देना है कि किस तरह से एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए। सी डिस्कस करने को बोला है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव सब चीजें आपको ओवरऑल डिस्कस करनी पड़ेंगी, और एक फ्री फ्लोइंग आंसर लगना चाहिए। और अगर इसका हम स्टार्ट करें, सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने पीआरआई को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, एंड गांधीयन विजन जी जो थी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की उसको शेप दी। ओके, एज यू नो कि गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड विलेज रिपब्लिक। ओके, सो वो जो विजन थी कि स्वराज की थ्रू विलेज रिपब्लिक्स, वो कुछ हद तक इसने पूरा किया। क्यों? क्योंकि बेसिक लेवल पे जाके, ग्रास रूट पे लेवल पे जाके एक इंसान के पास चॉइस है कि वो अपने अराउंड, अपने लोकल एरियाज में जो पॉलिसीज बन रही है उनको इफेक्ट कर सके। ओके, सो और दूसरा क्या किया इसने, यूनिफॉर्मिटी लाई। देखिए उससे पहले अगर आप इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर देखें, सो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कुछ स्टेट्स में थी ही नहीं पंचायती राज, कुछ में दो थी, कुछ में चार भी। इस एक्ट के आने के बाद में देर वॉज यूनिफॉर्मिटी। ऑल राइट, और आर्टिकल 14 जिसमें पंचायती राज के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोविजंस हैं, उसको शेप, उसको इम्प्लीमेंटेशन जी, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपीज एज यू ऑल नो आर नॉन जस्टिसिएबल, तो उनके लिए यू नीड सम बैकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल बैकिंग टू इन्फोर्स देम। सो इस टाइम पे 2.5 लाख से ज्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज हैं। ओके, अब ये एक पर्सपेक्टिव ये हो गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच लेके चलें। मैंने एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी आपको दिया है कि आप हिस्ट्री देखें, कि आप बोल सकते हैं कि इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ लोकल लेवल गवर्नेंस। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 30-40 वर्ड का ही आपका इंट्रो है। सो ये एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप यूज कर सकते हैं एक अलग आंसर बनाने के लिए अपना। फॉर एग्जाम्पल वैदिक टाइम्स में देर आर सभा समिति विधाता, ये ऋग्वेद में इनको मेंशन किया गया है। ओके, अर्थशास्त्र में देर इज मेंशन ऑफ पंचायत। ओके, मुगल इंडिया में, दिल्ली सल्तनत के अंदर, विजयनगर एम्पायर में देर इज एलेबरेट गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज लेवल। ठीक है, देन व्हेन ब्रिटिशर्स केम तो मेयोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 वाज
कॉल्ड द डॉन ऑफ मॉडर्न सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, लॉर्ड रिपन का जो फ्रेमवर्क है दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो अगर आप एक अलग आंसर लिखना चाहें और कॉन्टेक्स्ट में घुस रहा हो तो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ एन इंट्रो एज वेल। सी, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं है, बट अगर कोई और क्वेश्चन किसी और तरह का आता है यू माइट बी एबल टू फिट दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। और यही हमारा पर्पस है कि मॉडल आंसर्स के थ्रू आपको अलग अलग तरह के आर्गुमेंट्स दिए जाएं जो आप इस क्वेश्चन में नहीं तो किसी और क्वेश्चन में यूज कर पाए। ओके, सो ये हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क लेकर दिया। अब देखो, यहाँ पे पूछा है बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की लेक्यूनास और डिस्कस करने के लिए बोला है। सो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली लॉ करता क्या है, क्या क्या इसकी मेन प्रोविजंस है। सो ज्यादा नहीं, 3 लाइंस में यू कैन यूज हब एंड स्पोक टाइप ऑफ एन इशू की 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कर रहा है। यहाँ मिस्टेक से 72nd लिख दिया बट 73rd है। एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं कि 3 टीयर कर रहा है, इलेक्शंस है, देन रिजर्वेशन है। इस तरह का आप बना सकते हैं ग्राफिक तरीके से, अच्छा भी लगेगा और कम स्पेस में आप लिख भी पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है। अब मेन जो हाफ बेक केक है उसका एक रीजन ये भी है कि कंपलसरी और वॉलेंट्री प्रोविजंस यहाँ पे इन्होंने डाल दी हैं। ठीक है, सो अब क्योंकि पंचायत जो है दैट इज स्टेट लिस्ट, जो 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट है, पंचायत इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, सो इट वुड बी डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट इन द वॉलेंटरी प्रोविजन। ठीक है, कि काफी सारी ऐसी प्रोविजन है जो स्टेट की मर्जी है वो उन पे पावर डिवॉल्व कर पाएगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसीलिए देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएंस अक्रॉस द स्टेट। बहुत सारा वेरिएशन है इन द वे स्टेट्स आर हैंडलिंग दिस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल केरला ने बहुत हद तक, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उन्होंने डेवोल्यूशन काफी हद तक की हुई है। इनफैक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर तक जो है वो पंचायत के हाथ में है। ओके, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, काफी चीजें पंचायत कंट्रोल करती हैं। मिड डे मील में पंचायत का काफी रोल है। अब उसी की कंपैरिजन में आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स देखें, JNK देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, यूपी देखिए, बिहार देखिए, यहाँ पे बहुत कम डेवोल्यूशन है। ओके, तो अब रीजंस क्या है ये बहुत कम ज्यादा होने के, वो इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के परव्यू के बाहर के इश्यूज हैं। हमें जो डिस्कस करना है वो है मेनली चैलेंजेस फेस बाय PRIs इन इंडिया। और पहला तो है लैक ऑफ इफेक्टिव डिवोल्यूशन, और इसके एक रीजन ये भी है कि आपने 2 प्रोविजंस बना दी हैं, वॉलंटरी और कंपलसरी, जिसके कारण स्टेट के पास ये पावर है कि वो करे ना करे। ओके, देन देयर इज लैक ऑफ फंड्स, बहुत बड़ा इशू। अगर पैसा ही नहीं होगा तो पंचायत काम कैसे करेगी। ओके, एंड इनके पास अपने को टैक्सेशन पावर्स नहीं है। जो ग्रांट्स आती हैं स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के थ्रू वो काफी मेगर है। देन देयर इज लॉट ऑफ करप्शन। ओके, सो ये सब इश्यूज हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, ऑब्वियसली गांव में बिल्डिंग्स, रोड्स, इंटरनेट कनेक्शन एक्सेट्रा की कमी है। ऑल राइट, सो इसके कारण जो पंचायत का काम है वो काफी हद तक इनफेक्टिव रहता है। And there is lack of training of representatives and absence of support staff which leads to increased effectiveness. Obviously जो most जो पंचेस सरपंचेस हैं they are not educated. Then there is another problem of सरपंच पति, जो विमेन है उन जिनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, उनको इलेक्शन के थ्रू प्रधान या सरपंच या पंच तो बनाया जाता है, बट इट्स द हस्बैंड हु rather rules in lieu of them. So this is what is known as Sarpanch Pati. Lack of accountability of person in Gram Panchayat and midnight minimal oversight from above. See 73rd Constitutional Amendment Act oversight का बहुत कम स्कोप छोड़ता है, बहुत कम बात करता है ओवरसाइट के बारे में। सो अब इन इश्यूज को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू। अब इसमें सेकंड ARC का रोल आता है कि दे स्ट्रेस्ड ऑन क्लियर कट डिविजन ऑफ फंक्शंस बिटवीन द 3 tiers ऑफ PRIs। ठीक है, और इन्होंने और स्ट्रेस किया कि आप जो काम PRIs की डोमेन से बाहर का है, जो जहां पे उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो किसी प्राइवेट या पब्लिक प्लेयर को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। यानी जैसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया जिसका काम था टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स इन द स्मार्ट सिटी मिशन।
ओके, देन comprehensive and holistic training of office bearers and staff in PRIs, सी जो आपने ऊपर पॉइंट्स लिखे उनको आपको डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। ओके, इसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन था वहां पे आपका एक सॉर्ट ऑफ सम अप होना चाहिए कि आप इंपॉर्टेंस भी बता दें और अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान है। ओके, सो उसी तरह से मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अगर कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, एनी ऑफ द कंटेंट, प्लीज डू राइट टू अस ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन और आवर टेलीग्राम चैनल, जो दोनों का लिंक जो है यू कैन फाइंड in the description box. Okay, so next question is critically analyze the often proposed idea of holding simultaneous elections for the parliament and the state legislative assembly of states in India. अब पहले तो यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज को अगर हम देखें, सो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्रिटिसिज्म ही करना है। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये है कि आपको जो आइडिया, जो क्वेश्चन का थीम है, जो क्वेश्चन का कोर आर्ग्यूमेंट है, उसको एक ऐसी नजर से देखना है कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और प्रॉब्लम्स आप तभी देख पाएंगे जब क्वेश्चन की आप जो आइडिया है उसके फाइन पॉइंट्स या उसके एडवांटेजेस आप दिखाएं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय मिस्टर विवेक देबरॉय, हु वाज मेंबर ऑफ नीति आयोग, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। सो अब इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना होगा तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि उनके स्टेटमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था, और उस आर्ग्यूमेंट को के लूप होल्स क्या हैं, बेसिकली उनको पॉइंट आउट करना। यानी कि एक तरह से आप यहाँ पे एडवांटेजेस भी बताएंगे और डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे, बट आपकी लैंग्वेज जो है दैट शुड बी सच कि आप बाद में उन्हीं पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स आप एडवांटेजेस में लिखे, उन्हीं को एनालाइज करें बाद में फिर से। ये एक अच्छा आंसर होगा। ओके, सो अब डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की कि भाई साइमल्टेनियस सिलेक्शन का मतलब क्या है और उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। और फिर उसी के बाद इन पोटेंशियल बेनिफिट्स को आप नजर रखते हुए कि बताएंगे कि ये बेनिफिट्स किस तरह से इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, ठीक है। सो अब इंट्रोडक्शन, अगेन इट्स योर चॉइस, बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहला जो है आई हैव सेड कि इलेक्शंस आर रेफर्ड टू एज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। जस्ट लाइक फेस्टिवल एवरीवन कम्स टू सेलिब्रेट, लोग काम की जगहों से घर वापस आते हैं, इलेक्शन भी उसी तरह से हैं। पीपल कम बैक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू कास्ट देयर वोट, एंड उसके बाद देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पॉलिटी या किसी भी आंसर में अगर आप इंट्रोडक्शन में रिपोर्ट, स्टेटिस्टिक्स, इंडिसेस, कमिटीज, इन सब के बारे में लिखेंगे तो आपको आंसर की वैल्यू एडिशन होगी। आपको एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही पता चलेगा कि इसको पता है कि क्या बोल रहा है ये। और नेवर नेवर एवर ट्राई एंड पुट रॉन्ग स्टेटिस्टिक्स, गलत स्टेटिस्टिक्स डालेंगे और अगर पता चल गया, सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे और वो आपके अगले क्वेश्चंस में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपसे इरिटेट हो जाएगा कि ही ट्राई टू फूल मी। ओके, सो डोंट ट्राई एंड प्ले विद द ईगो ऑफ द एग्जामिनर, एंड बी ऑनेस्ट, जितना आता है उसको अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए, यू विल गेट मार्क्स। सो हर साल अगर एवरेज लें तो 4 से 5 इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, ठीक है। सो एक कहा जा सकता है कि इंडियन पॉलिटी इज ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। अब इससे क्या होता है, सी अगर हर साल इतने सारे इलेक्शंस होंगे तो उससे खर्चा भी होगा, आपकी मैन पावर लगेगी, और देन गवर्नेंस लैक करेगी, क्योंकि सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनका काफी टाइम जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने में चला जाएगा। इसके कारण डेवलपमेंट भी रुकेगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखेगा रुके लगेगा, तो काफी सारी जो गवर्नेंस और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि उनकी फंडिंग भी बंद हो जाएगी, और रिसोर्सेस की दिक्कत आ जाएगी। सो ये सब इस पर्टिकुलर आइडिया के नेगेटिव्स हैं, ठीक है। अब मैंने दूसरा इंट्रोडक्शन दिया कि आइडिया ऑफ, मैंने बेसिकली डिफाइन किया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होते हैं।
The idea of simultaneous election emphasizes on structuring the Indian election cycle in such a way that elections to Lok Sabha and Rajya Sabha, Lok Sabha and state legislative assembly are synchronized so that elections can be held within a span of time. ओके अब एक खासियत थी कि 1951-52 में जब इंडिया का पहला इलेक्शन हुआ, सो तब से लेके 1967 तक मोर और लेस इस टाइम को हम कहते हैं कांग्रेस डोमिनेंट सिस्टम, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी जो मोर और लेस मेजोरिटी में आ रही थी, सेंटर में भी स्टेट्स में भी. सो आप खुद सोचिए कि इलेक्शन साइकिल अब खुद सोचिए इलेक्शन साइकिल डिसरप्ट कब होगा. वो तब होगा जब कुछ स्टेट्स में या फिर काफी ज्यादा स्टेट्स में बिफोर द टर्म इज ओवर इलेक्शन फिर से करवाना पड़े. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी बिहार में रिसेंटली क्राइसिस हुआ है जहां पे नीतीश कुमार ने अपनी गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ बीजेपी के सपोर्ट हटा के ही वेंट विद आरजेडी. अगर सपोज यहाँ पे नीतीश कुमार गवर्नमेंट हट जाती और वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती, तो वहां पे इलेक्शन प्रेसिडेंट रूल लग जाता. ठीक है, सो उसके बाद में एक आपको इलेक्शन करवाना पड़ता कुछ देर के बाद में. और क्या होता कि अगर सपोज सिंक्रोनाइज होता तो ये अलग ही डायरेक्शन में चला जाता और सिंक्रोनिसिटी टूट जाती. तो ये एक बेसिकली रीजन है. और जब कांग्रेस की हेजीमनी खत्म हुई और कोलिशन एरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद में सरकारें बनना तोड़ना स्टार्ट हो गई. हॉर्स ट्रेडिंग जो टर्म है वो इसी टाइम पे 1970s 80s में काफी ज्यादा फेमस हुई थी. और इसी के कारण जो इलेक्शन की सिंक्रोनिसिटी थी वो टूट गई. ठीक है, ये हमारा बेसिकली इंट्रो हो गया. अब बॉडी में हमें पहले तो ये क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करना है साइमल्टेनियस सिलेक्शन को, सो पहले यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. आपको लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैव एज एन आइडिया, एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, हैज वैरायटी ऑफ, हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस. ठीक है, पहला होगा कि एक्सपेंसेस कम होंगे, जिसके कारण पब्लिक का पैसा बचेगा. देन एडमिनिस्ट्रेशन पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे बर्डन कम होगा. 2014 लोकसभा का फैक्ट है कि उस साल 5 स्टेट्स के भी इलेक्शंस थे और अलोंग विद स्टेट पुलिस मोर देन 2000 कंपनीज ऑफ सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ एटसेट्रा एटसेट्रा आते हैं, उनकी कंपनीज डिप्लॉय करनी पड़ी थी. अब खुद सोचिए कंपनीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग कितना खर्चे वाला काम है. और सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका प्राइम फोकस शुड बी ऑन डीलिंग विद एंटी नेशनल, डीलिंग विद इंटरनल सिक्योरिटी या टेररिज्म, उनकी एनर्जी कितनी गलत तरह से यूज हो रही है. ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो डीसी से लेके नीचे लेवल जितनी पोस्ट हैं और हायर अप ऑफिशियल्स जो हैं, दे आर मोस्ट ऑक्यूपाइड विद कंडक्टिंग इलेक्शन. ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो साल में हो सकता है सिर्फ 2 महीने के लिए ही बिजी हो, जो अब 5 महीने के लेट से बिजी होती है. ओके, वो भी फ्री अप हो जाएगी तो बेटर एग्जीक्यूशन होगी. देन अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये एक पीरियड होता है जहां पे सरकार कोई नई स्कीम अलाउ नहीं कर सकती, कोई नई मेजर्स नहीं ले सकती, कोई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करवा सकती. क्यों? क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक प्लॉय हो सकता है. ठीक है, जो एक माल प्रैक्टिस कहलाएगी. सो वो उसके कारण क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस रुक जाता है और पब्लिक को काफी इनकन्वीनियंस होता है. सो ये इसको भी कहते हैं कि दिस टू स्लो डाउन डेवलपमेंट. देन सी इंडियन इलेक्शंस के बारे में कहा जाता है कि दे आर मोर बेस्ड ऑन इमोटिव इश्यूज. इमोटिव इश्यूज कहाँ? जहाँ पे हमारा सॉर्ट ऑफ इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिसमें रिलीजन है, हमारा फेथ है, कास्ट है, इन सब इश्यूज के ऊपर ज्यादा लड़ा जाता है, जिसके कारण हेट्रेड सोसाइटी में ज्यादा फैलता है. और क्रोनिक कैपिटलिज्म है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑलरेडी इतना ज्यादा है, जिसके कारण वायलेंस बढ़ने की चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जो हर साल में दिखता भी है. सो अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा जो सोशल फैब्रिक होगा सोसाइटी का वो स्ट्रेंथन होगा. सो इस तरह के पॉइंट्स आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं. देन इसके बाद आएगा कि डिसएडवांटेजेस के ऊपर जो पॉइंट्स लिखे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फायदे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के नुकसान क्या हैं. सो पहला तो कि देखिए, अगर अभी आपके पास लेट्स से 10 लाख सीएपीएफ है,
सो अगर वो 10 लाख CAPF आप अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे लगा रहे हैं तो आपके पास हो सकता है कि मैन पावर इनफ हो, बट अगर पूरे देश में एक ही बस साथ इलेक्शन करवाना पड़े तो आपके पास मैन पावर की शॉर्टेज हो सकती है। ये एक हो सकता है। और सेकेंडली, इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव लेविएथन जो इंडिया का है, उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा हैसल हो सकता है। इसको ध्यान रखना चाहिए। देन वोटर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जो स्टेट इलेक्शंस हैं दे आर अबाउट रीजनल और लोकल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है वो जम्मू कश्मीर के इश्यूज सेंटर्ड होगा, बट जब नेशनल इलेक्शन आता है तो जम्मू कश्मीर के इश्यूज से ज्यादा हावी होगा कि पूरे देश का जो डिस्कोर्स है, पूरे देश का जो डेवलपमेंट है, पूरे देश का जो थॉट है, वो कहाँ जा रहा है। जो लोकल इश्यूज हैं, क्योंकि दोनों इलेक्शन एक साथ होंगे तो हो सकता है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो ओवर शेडो हो जाए नेशनल इशू के सामने। ठीक है। और सिमिलरली एग्जाम्पल मैंने कोट किया कि हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रॉम कंट्रीज लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, US एंड जर्मनी, जिनसे कहता है कि अगर इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराए जाएं तो ग्रेटर कन्वर्जेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल इलेक्शन आउटकम्स, यानी कि सपोज जो पार्टी सेंटर में जीतेगी उस पार्टी का ही स्टेट में जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दैट गोज अगेंस्ट आवर फेडरल वैल्यूज, जो मैंने अगला पॉइंट लिखा है। देन एक और जो हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कन्वर्जेंस, कंसेंसस लाना कितना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल कांग्रेस या ऑपोजिशन जो है वो नहीं चाहेगी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, क्योंकि नेशनल एजेंडा में दे आर नॉट एबल टू मैच अप विद BJP, बट कुछ स्टेट्स में दे आर। फॉर एग्जांपल राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब में ऑपोजिशन हैज इट्स स्वे। अगर नेशनल इशू के साथ में जुड़ जाएगा तो हो सकता है वहां से भी उनकी सीट हार जाए। ये हमने ब्रॉडली क्रिटिकली एनालाइज भी कर दिया उस आइडिया को। अब कंक्लूड करना है, और मैंने कंक्लूजन में कहा कि वे फॉरवर्ड इज वन ऑफ द वेज। और वे फॉरवर्ड में अगेन यू कैन यूज कमिटीज। ठीक है। जो कमिटीज इस सेंस में, देखिए आपको जब इंट्रो देना है तो आपको सेटअप करना है अपना आंसर कि मैं ये बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए स्टेटिस्टिक्स जो सच्चाई रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आईना दिखाते हैं, वो स्टेटिस्टिक्स वहां पे देना होना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स शुड मिरर योर क्वेश्चन। ठीक है। बट इन कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड, इट हैज टू बी फॉरवर्ड लुकिंग, इट हैज टू बी प्रिस्क्रिप्टिव, कि उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया है कि किससे ये एक चीज जो है, सपोज ये आइडिया क्रिटिकली एनालाइज करना है, यानी कि इस आइडिया में कुछ फ्लॉज हैं। अब वो फ्लॉज पूरी तरह से जाना पॉसिबल है या नहीं है वो हम नहीं कह सकते, बट कुछ कमिटीज हैं जिन्होंने कहा है कि देर इज अ वे आउट। आप कुछ एक दो चीजें पुराने सिस्टम की लीजिए, एक दो चीजें नए सिस्टम की लीजिए, और यू कैन फाइंड अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। इसी तरह से 79th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि एक साइकिल ऑफ इलेक्शन इस तरह का रखना चाहिए जहां पे कुछ स्टेट्स जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली एंड होने वाला है इलेक्शन के मिड टर्म के पास में, उनका जो इलेक्शन है वो मिड टर्म में, यानी कि सपोज एक इलेक्शन जो होगा वो जब लोकसभा होगी इलेक्शन होगा उसके साथ में होगा, और एक उसके 2.5 साल बाद या 3 साल बाद, ताकि दो ही इलेक्शन हो एक 5 साल के पीरियड में। ठीक है। देन दूसरा एक था कि कॉस्ट कैन बी ब्रॉड अंडर कंट्रोल बाय एंश्योर दैट द लीगल कैप ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट। सी अल्टीमेटली पैसा इज द मेन कॉज, की पैसा बचे और गवर्नेंस एफिशिएंसी इंप्रूव हो। पैसा आप बचा सकते हैं बाय अदर मेजर्स। सपोज एक कैंडिडेट जो है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कैप लगाइए, कैंडिडेट के ऊपर तो फिर भी एक्सपेंडिचर कैप है, बट पार्टी का जो एक्सपेंडिचर कैप है वो नहीं है, उसको रखिए। देन फंडिंग ऑफ पार्टीज पे भी आप चेक रखिए, RTI लाइए। ये सब चीजें आपका वे फॉरवर्ड में हो सकता है। एकम्प्लिशिंग 1 ईयर 1 इलेक्शन, की एक साल में जितने इलेक्शन होंगे वो सपोज उसी 2 महीने के पीरियड में होंगे। ठीक है, ये भी एक हो सकता है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी नहीं करने पड़ेंगे और काफी चीजें बच भी सकती हैं इसके कारण। सो अब जो फाइनल कंक्लूजन है मेरा, उसमें मैंने लिखा है कि इट्स एन आइडिया which offers solution to many issues plaguing Indian elections. However, its feasibility needs to be analyzed deeply. Further, it cannot be a panacea. Panacea मतलब कि silver bullet है, one time solution for everything for Indian electoral system. And there is a need to implement host of electoral reforms like RTI for political parties, strict laws countering criminalization of politics, etc. to instill fairness in the electoral process. ठीक है। सो अगेन ये
बहुत बड़ा आंसर है। 15 नंबर के लिए आपको 250 वर्ड का एक आंसर लिखना है। ये आपके लिए फॉर्डर है कंटेंट, इसमें से काफी सारे पॉइंट्स होंगे जो आप क्वेश्चन में आगे यूज कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट बोथ द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी द बेस्ट आंसर फॉर टुडे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। एंड इन्होंने शुरू किया है वही 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे से। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शेड्यूल 11। गुड इंट्रो, क्रिस्प इंट्रो। अब इन्होंने आगे ये भी बताया कि आर्टिकल 40 को शेप दे रही है। एक और पॉइंट उन्होंने कवर कर दिया। ठीक है, डिफाइन भी कर दिया। डिफाइन सी, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बट दो चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। एक तो वर्ड लिमिट, सेकंड इज टाइम। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन दोनों चीजों के बारे में परवाह मत कीजिए, बट इसमें से भी काफी पॉइंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। ओके, सो इन ये हो गया। अब आपने सीधा नेक्स्ट जंप कर दिया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज हाफ बेक केक। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको करनी चाहिए थी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जो मेजर दो तीन प्रोविजंस हैं उनको दो तीन लाइनों में लिख दीजिए, ताकि पता चले कि आप जिस चीज को सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहा था। ओके, सो यहाँ पे आपने बेसिकली बोला कि किस किस को शेप दे रहा है, क्या इसने ऐड किया। बट उस एक्ट के कारण जो पर्टिकुलर चेंजेस आई ग्राम सभा के स्ट्रक्चर में, 3 टियर आया। ओके, रिजर्वेशन हुई वुमेन और SC ST के लिए एटसेट्रा, ये सब चीज आपको लिख दे देते तो एक आंसर वेल बैलेंस्ड आंसर होता। ठीक है, सो आपने डिस्क्राइब कर दिया बीच में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, 29 आइटम्स हैं 11th शेड्यूल में। ओके, ओके, आपने कहा एक और अच्छा पॉइंट लिखा आपने कि सेंट्रल स्कीम्स अगर मेंटेन करते रहेंगे तो अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइड नेचर ऑफ फंड्स। सी, मैंने सोल्यूशन में भी ये डिस्कस किया कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट को टच करना है बार बार, और वो आप कहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गए। अपने पॉइंट्स सभी लिखे, जैसे प्रॉक्सी का आपने पॉइंट लिखा, आपने यहाँ पे लिख से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये प्रोवाइड करता है, बट इसको चेक करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी एटसेट्रा, यू हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स। बस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, यही पॉइंट्स लिखने हैं, बस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा टच करते हुए लिखना है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ओके, इन द पास्ट मेनी कमिटीज हैड बीन कॉन्स्टिट्यूशन बट बाय द सेंटर टू ओवरकम द इनएफिशिएंसी ऑफ पंचायती राज, फॉर एग्जांपल बलवंत राय, अशोक मेहता। ओके, ओके, आपका कंक्लूजन इज गुड। ठीक है, बट वही क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को स्ट्रिक्टली समझना, वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगेन यहाँ पे भी इन्होंने इंट्रो में वही लिखा है, सो वेल एंड गुड। सी, ये जो पोर्शन आपने लिखा है ना, ये ऑलमोस्ट तीनों सेम ही चीज है। जस्ट a skeleton, flesh and blood has to be added, half-hearted attempt, comprise document which contain compulsory and voluntary provisions। ठीक है, एग्जाम्पल। सी, क्वेश्चन का फ्लो उतना अच्छे से नहीं आ रहा, यू आर मिसिंग द फ्लो। कंटेंट आपने सही लिखा है, बट अब फ्लो के बारे में सोचिए, तो यहाँ पे आपने फिर वही ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को एक बार थोड़ा लिख देते, तो एग्जामिनर को चेक करते हुए पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आता है कि किस तरह से वो लिख रहा है। देन लेक्यूनाज आपने ओके फिगर आउट कर लिए, पावर ऑफ ग्राम सभा। ओके, लैक ऑफ एडिक्वेट डिवोल्यूशन। ठीक है, एक्सेसिव कंट्रोल, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन कॉन्टेक्स्ट वाज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और आपको इसको रिविजिट करना चाहिए था। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हम लिख सकते थे द एक्ट प्रोवाइड्स provides with the provision of state finance commission for devolution of funding, but it has been largely ineffective। ठीक है, इस तरह से कि ताकि एग्जामिनर को लगे कि ओके हाँ आपको क्वेश्चन समझ आया है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ओके,
सो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है आधा एक नंबर आपका बढ़ा देंगी, बाकी रेस्ट इट इज अ गुड आंसर। कुछ चीजें आपको इसमें से निकालनी चाहिए। देन कंक्लूजन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्स रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC, ओके, जेन्युइन फिजिकल फेडरलिज्म, holistic training, and last me you have quoted Gandhi as well. So conclusion is very good. बस छोटी छोटी चीजें जो हैं नेक्स्ट आंसर जब आप लिखें उसमें ये चीजें ध्यान रखिए, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से पकड़िए, सो दैट विल इम्प्रूव। सपोज अभी अगर मेरे 15 नंबर का है, तो अगर मैं इसमें 8 नंबर आपको देता, तो नेक्स्ट टाइम आई वुड हैव गिवन यू 9 और 10 मार्क्स। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे, सो यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 10 days। डिलीजेंटली रोज आंसर राइटिंग इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सो अब इन्होंने इंट्रो दिया है, इन द रीसेंट पास सेंट्रल गवर्नमेंट केम with the idea of one nation, one election, okay, simultaneous election for parliament and state legislative assembly so that both can be held within a, ठीक है, इन्होंने बेसिकली डिफाइन कर दिया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है। ओके, सो बैकग्राउंड इन्होंने लिखा कि 1951 से 67 तक इलेक्शंस लोकसभा एंड लोकसभा वर हेल्ड साइमल्टेनियसली। सी बैकग्राउंड, अगर आप ये पर्टिकुलरली बैकग्राउंड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट दिस वेस्टेज ऑफ अ वर्ड एंड स्पेस। सो आप ये सीधा लिख सकते थे कि फ्रॉम 1951 टू 67 दे वर हेल्ड साइमल्टेनियसली, एंड देन आपने ये भी लिख दिया कि ड्यू टू प्रीमेच्योर रिजोल्यूशन of some assemblies and creation of new states added to the necessity of one nation many elections. Okay, बहुत अच्छा, वेरी गुड इंट्रो है। Okay, then need for simultaneous election, expenses, model code of conduct, fine, reduce causes of criminalism। जो दो तीन पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए इन द मॉडल आंसर, उनको आपको देखना चाहिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, बिकॉज they might help you in the answer in the question paper. They might help you in the mains exam. Okay, challenges lack of awareness among masses. They might end up voting for the same party. ठीक है, confusion to the voter. Structure of federalism would be affected, right? Favorable to national parties. Okay, amendment of the constitution is required, such as article, fine. Require शॉर्टनिंग ऑफ टेन्योर, एकदम बढ़िया। इसमें भी एक दो पॉइंट्स जो मिसिंग हैं वो आप देख लीजिए वहां से। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस चाहिए। Simultaneously, major consensus between the center and the state, 107th Law Commission report, Election Commission, Niti Aayog are in favor of simultaneous election. But keeping in mind federal structure, basics, okay, basic structure is, uh, ठीक है, constructive vote of confidence, fine. Great conclusion, conclusion excellent है। सो आपका आंसर बहुत अच्छा है, अच्छा फ्लो बन रहा है, कुछ एक दो पॉइंट्स आप बीच में ऐड कर सकते हैं, ज्यादा ओमिशन के भी स्कोप नहीं है। सो दिस इज अ वेरी गुड आंसर। सी, आप परफेक्शन की तरफ इस टाइम पे जा सकते हैं, बट माइंड इट, परफेक्शन कभी मिलेगा नहीं। यू कैन नॉट से कि दिस इज अ परफेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप घर बैठे बेशक परफेक्ट आंसर लिख पाए, बट वहां पे जब 7 और 11:30 का जो टाइम होगा ना, उसमें टाइम इतना नहीं होगा कि आपको रटे रटाए क्वेश्चन आ जाएंगे, वहां पे आपको क्वेश्चन वहीं पे जाके बनाने पड़ेंगे। सो अगर आप घर में भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 11 की जगह चलिए 12-13 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, और ये प्रॉपरली डिलीजेंटली बाद में आप हमारी वीडियोस को, हमारे सॉल्यूशंस को एनालाइज भी कर रहे हैं, रेस्ट एश्योर्ड यू विल improve and you'll be able to secure very good marks in mains. Okay, so so keep writing, uh, stay in good spirit। कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज हैं, प्लीज डू कमेंट एंड कीप राइटिंग। ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट।